नमस्कार, स्वागत है आपका के न्यूज़ में। आप देख रहे हैं 6 बजे की 6 बड़ी खबरें और मैं हूं आपके साथ विशाल पंडित। सबसे पहले बात होगी सीएम की रेस, शिंदे नहीं फेस। शिवसेना नेता एकनाथ शिंदे ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। इस दौरान सीएम के सवाल पर उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो भी फैसला लेंगे वो मुझे मंजूर है। शिवसेना की तरफ से कोई अड़चन नहीं आएगी, हम साथ मिलकर काम करने को तैयार हैं। इस दौरान उन्होंने ऐलान किया कि मैंने कभी खुद को सीएम नहीं समझा, मैं हमेशा कॉमन मैन बनकर काम किया, मैंने हमेशा राज्य की बेहतरी के लिए काम किया। उन्होंने कहा कि महाराष्ट्र की लाडली बहनों का मैं लाडला भाई हूं। इस दौरान शिंदे ने कहा कि मैंने पीएम मोदी को फ़ोन करके कहा कि हमारे बीच कोई अड़चन नहीं है, आप जो भी फैसला लेंगे हमें मंजूर होगा, हमारे बीच कोई भी अड़चन नहीं है, हम सब एनडीए का हिस्सा हैं। शिंदे ने कहा कि महायुति मजबूत है, कहा कि हमेशा अमित शाह और पीएम मोदी ने मेरा साथ दिया है, मुझे सीएम बनाया है, मैं उनका शुक्रगुजार हूं। साठी या सर्वसामान्य जनतेसाठी या महाराष्ट्रातल्या सरकारमधून आपण काही ना काही केलं पाहिजे आणि कारण मी देखील एक सर्वसामान्य कुटुंबातून आलोय, शेतकरी कुटुंबातून, सर्वसामान्य कुटुंबातून. या जे काही सर्वसामान्य कुटुंबाच्या वेदना व्यथा मी पाहिलेल्या आहेत. मी भाषणात देखील अनेक म्हणालो, माझ्या आईविषयी मी माझ्या पत्नीचा माझा विषय मांडला की कशी ते सगळे काटकसर करायचे आणि कसं घर महिना चालवायचे, कसं त्यांचं नियोजन असायचं, याचं बिल त्याचं बिल सगळं कसं. आणि ते माझ्या डोक्यामध्ये पहिल्यापासून होतं की ज्या दिवशी अशा प्रकारचा अधिकार माझ्याकडे येईल त्यावेळेस मात्र मी माझ्या सर्वसामान्य लोकांसाठी, मग त्या लाडक्या बहिणी असतील, लाडके भाऊ असतील, लाडके शेतकरी असतील, लाडके ज्येष्ठ असतील, या सगळ्यांसाठी, किंबहुना काही आपले रुग्ण असतील, या सगळ्यांसाठी मी. और इसी खबर पर अधिक जानकारी के साथ हमारे सहयोगी महाराष्ट्र चंद्रभान मौर्य जुड़ चुके हैं। चंद्रभान, अगर बात की जाए तो ये लगभग साफ है कि देवेंद्र फडणवीस या बीजेपी से कोई और चेहरा सीएम होने वाला है। जी, जिस तरह आज प्रेस कॉन्फ्रेंस करके मुख्यमंत्री शिंदे ने, एकनाथ शिंदे जी ने खुलासा किया कि मुझे महाराष्ट्र का विकास चाहिए, सत्ता में हम रहेंगे महाराष्ट्र का विकास के लिए। अगर बीजेपी, माननीय मुख्यमंत्री ने प्रधानमंत्री का नाम लिया, मोदी जी का मुझे फोन आया, उनसे मैंने बात किया, बीजेपी का जो भी फैसला होगा वरिष्ठों का मैं मानूंगा और बीजेपी का मुख्यमंत्री को मैं पूरा सहयोग करूंगा, मुझे महाराष्ट्र का विकास चाहिए। और आज जो बीजेपी में सबसे आगे नाम चल रहा है, देवेंद्र फडणवीस का नाम सबसे आगे चल रहा है उनके रेस में, और किसी भी बीजेपी के बड़े नेता का नाम समय इस वक्त नहीं स्पष्ट दिख रहा है। देवेंद्र फडणवीस समझिए आप कि मुख्यमंत्री अगले महाराष्ट्र के वही होंगे, बीजेपी का चेहरा। बिल्कुल। और भी अगर बात की जाए, अजीत पवार गुट भी मुझे लगता है कि काफी नाराज था। देखिए कैसा है, हर कार्यकर्ता चाहता है कि हमारे पार्टी का सीएम बने। अजीत दादा का जब बारामती में कटआउट कार्यकर्ताओं ने लगाया था तो अजीत दादा ने खुद कहा था कि ये कटआउट कार्यकर्ताओं की चाहत है, उनको चाहते कि मैं मुख्यमंत्री बनूं, लेकिन मुख्यमंत्री बनने का मेरा कोई वो नहीं है। कार्यकर्ताओं की भावना का मैं सम्मान करता हूं। हमारी युति है, महायुति जो फैसला लेगी, अगर उन्हें लगा तो मैं मुख्यमंत्री बनूंगा, नहीं तो मुझे मुख्यमंत्री की रेस में ना गिना जाए। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया चंद्रभान आपका तमाम जानकारी के लिए। अब बात करेंगे झांसी अग्निकांड पर एक्शन। झांसी के महारानी लक्ष्मीबाई मेडिकल कॉलेज की नवजात सदन देखभाल इकाई एनआईसीयू में हाल में लगी आग में 10 बच्चों की मौत के मामले में सरकार ने कार्रवाई करते हुए 3 कर्मियों को निलंबित कर दिया और मेडिकल कॉलेज के प्रिंसिपल को हटा दिया है। राज्य सरकार के जारी बयान के मुताबिक ये कार्रवाई प्रदेश के उप मुख्यमंत्री और स्वास्थ्य मंत्री ब्रजेश पाठक के निर्देश पर गठित 4 सदस्यीय समिति की जांच रिपोर्ट के आधार पर की गई है। कार्रवाई के तहत जांच रिपोर्ट के आधार पर मेडिकल कॉलेज के प्राचार्य नरेंद्र सिंह सेंगर को पद से हटाकर उन्हें चिकित्सा शिक्षा विभाग के महानिदेशालय से संबंधित किया गया है। इसके साथ ही कॉलेज के मुख्य चिकित्सा अधीक्षक सचिन माहुर को आरोप पत्र देकर जवाब मांगा गया है। वहीं कॉलेज के अवर अभियंता विद्युत संजीत कुमार, एनआईसीयू वार्ड की नर्सिंग प्रभारी सिस्टर संध्या राय और
प्रमुख अधीक्षक सुनीता राठौर को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया गया है। बयान के अनुसार कॉलेज में बाल रोग विभागाध्यक्ष ओम शंकर चौरसिया, सर्जरी विभाग के सह आचार्य कुलदीप चंदेल और विद्युत प्रभारी अधिकारी को आरोप पत्र देकर झांसी के मंडलायुक्त को उनकी भूमिका की जांच सौंपी गई है। और इसी खबर पर अधिक जानकारी के साथ लखनऊ से संवाददाता संदीप मिश्रा जुड़ चुके हैं। संदीप, एक बड़ा एक्शन है उस दिन भी जब सुबह हादसे वाले दिन सुबह पहुंचते हैं तड़के ब्रजेश पाठक, तभी उन्होंने इस पर कठोर कार्रवाई होगी, कोई भी दोषी बख्शा नहीं जाएगा, और आज एक्शन देखने को मिला है। संदीप। बिल्कुल विशाल, देखिए कहा जा सकता है कि जिस तरीके से झांसी मेडिकल कॉलेज में जिस तरीके से 10 बच्चों की मौत का मामला था, इस मामले को लेकर के डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने एक बड़ी कार्रवाई की है। यानी कि रिपोर्ट शासन को सौंपी गई थी, उस रिपोर्ट के आधार पर जो है अब कार्रवाई तय की गई है। यानी कि चार्जशीट पूरी तरीके से तैयार हो चुकी है, जिसमें डिप्टी सीएम ब्रजेश पर निर्देश पर जो गठित 4 सदस्यीय की जांच टीम थी, उनके आधार पर प्रधानाचार्य को हटा दिया गया है। जांच रिपोर्ट के आधार पर कॉलेज के जो प्रधानाचार्य रहे नरेंद्र सिंह सेंगर को उनको पद से वहां से रिलीव कर दिया गया। इसके साथ साथ मुख्य चिकित्सा अधिकारी सचिन महूर को भी आरोपी पत्र दिया गया है। तो यानी कि जिस तरीके से 10 बच्चों का ये मौत का मामला था, इस मामले को लेकर कहीं ना कहीं डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने बड़ी कार्रवाई की है, और ये कार्रवाई जो है बहुत जल्द की है। यानी कि ये भी कहा जा सकता है कि एक जो समय होता है, जांच रिपोर्ट जैसे ही शासन स्तर पर पहुंचती है वैसे ही तुरंत जो है इस पर कार्रवाई जो है वो की जाती है। जी बिल्कुल संदीप, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। और अब बात करेंगे चिन्मय की गिरफ्तारी का विरोध। जाने माने बांग्लादेशी शिक्षाविद डॉक्टर नजमुल अहमद कलीमुल्लाह ने कहा कि इस्कॉन के भिक्षु चिन्मय कृष्णदास के खिलाफ देशद्रोह का आरोप दुर्भाग्यपूर्ण है। कलीमुल्लाह ने कहा कि मेरा मानना है कि उनके अनुयायियों को गलत समझा गया। मैं व्यक्तिगत रूप से मानता हूं कि राजद्रोह का आरोप दुर्भाग्यपूर्ण है। उन्होंने अपनी राय जाहिर करने और जो वह मानते हैं उसे बताने का पूरा अधिकार है। वो पूर्व कुलपति और चुनाव निगरानी संस्था जॉनी पॉप के अध्यक्ष डॉक्टर कलीमुल्लाह ने कहा कि बांग्लादेश में इस्कॉन का बहुत मजबूत नेटवर्क है। चिन्मय आमतौर पर समुदाय में एक बहुत लोकप्रिय व्यक्ति हैं। बता दें कि बांग्लादेश में पुलिस ने सोमवार को ढाका के हजरत शाहजालाल अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे क्षेत्र से हिंदू समूह के से मिल्टा सनाती जोटे के नेता दास को गिरफ्तार किया था। बांग्लादेश की एक अदालत ने मंगलवार को राजद्रोह के आरोप में दास को जमानत देने से इनकार कर दिया और उन्हें जेल भेज दिया। इसके बाद राजधानी ढाका और बंदरगाह शहर चट्टोग्राम सहित कई जगहों पर हिंदुओं ने विरोध प्रदर्शन शुरू किया था। और इसी खबर पर अधिक जानकारी के साथ हमारे विशेष संवाददाता दिल्ली से अखिलेश जुड़ चुके हैं। अखिलेश, चिन्मय कृष्णदास की गिरफ्तारी का बांग्लादेश में विरोध हो रहा है। अगर बात की जाए तो भारत में भी इस्कॉन का एक बड़ा नेटवर्क है। यहाँ के लोगों की क्या प्रतिक्रियाएं हैं? क्या विदेशी मंत्रालय ने कुछ कहा हो या गृह विभाग ने कुछ कहा हो इसमें? बांग्लादेश में हिंदुओं के खिलाफ जो सुनियोजित तरीके से हिंसा चल रही थी, उस हिंसा के खिलाफ हिंदुओं के समर्थन में बांग्लादेश के चट्टग्राम पुंडिक धर्म के महंत चिन्मय कृष्णदास को बांग्लादेश पुलिस ने गिरफ्तार किया। और चिन्मय दास की गिरफ्तारी उस समय हुई जब वो अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा बांग्लादेश के ढाका पर थे। उस समय वहां से खुफिया पुलिस की जानकारी के आधार पर उनकी गिरफ्तारी हुई।
चिन्मय प्रभु की गिरफ्तारी के बाद इस्कॉन टेम्पल ने इसकी पुष्टि दी है कि बांग्लादेश को गिरफ्तार किया। वही चिन्मय प्रभु शेख हसीना सरकार के पतन के बाद से बांग्लादेश में लगातार हिंदुओं के संवर्धन बात कर रहे थे। हिंदुओं पर जो अत्याचार हो रहे थे उसको मुखर तरीके से अपनी आवाज उठा रहे थे और हिंदुओं के लिए हर तरह से वो खड़े रहते थे। लेकिन इसी बीच लगातार जिस तरह से उनके खिलाफ बांग्लादेश में सरकार के तरफ से मुहिम चलाई गई और चिन्मय दास को गिरफ्तार किया गया। हालांकि इसके बाद भारत सरकार के दूतावास के तरफ से आपत्ति जताई गई है कि चिन्मय दास की गिरफ्तारी गलत है। वो हिंदुओं के साथ जो अत्याचार हो रहे हैं उनकी आवाज उठा रहे थे, लेकिन सरकार की तरफ से कहा गया कि चिन्मय दास के साथ ऐसा नहीं है। कुछ खुफिया जानकारी बांग्लादेश को लिखी थी जो बांग्लादेश में वो राष्ट्र विरोधी काम कर रहे थे, जबकि भारत सरकार की तरफ से कहा गया कि बांग्लादेश के चटगांव इस्कॉन टेम्पल में लगातार वो इस तरह की कोई सुनियोजित तरीके से कोई राष्ट्र विरोधी गतिविधियां नहीं कर रहे थे। जबकि भारत के संबंधित हिंदुओं और वहां के बांग्लादेश के हिंदुओं से संबंधित थोड़ी बातों को आवाज उठा रहे और सरकार को ये बताने की कोशिश कर रहे थे कि बांग्लादेश के हिंदुओं के खिलाफ जो हो रहा है वो गलत हो रहा है, ये नहीं होना चाहिए। इस तरह की गतिविधियों को शामिल थे, ना कि राष्ट्र विरोधी गतिविधियों में शामिल थे। लेकिन फिलहाल अब गिरफ्तारी के बाद अगला कदम भारत सरकार पर क्या होगा? क्या भारत सरकार और भारतीय दूतावास की तरफ से बांग्लादेश के दूतावास को दिल्ली में अवगत कराया जाएगा और दबाव भारत सरकार बनाएगी कि चिन्मय दास की गिरफ्तारी पे जो कार्रवाई की गई है वो गलत है, इसलिए बांग्लादेश सरकार उस पर विचार करे और भारतीय सरकार इसको लेकर अगला कदम क्या उठाएगी वो भी इंतजार करना होगा। जी बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया अखिलेश तमाम जानकारी के लिए आपका। और अब बात करेंगे बुढ़ाना में हादसा, नदी में गिरा ट्रक। यूपी में मुजफ्फरनगर जिले के बुढ़ाना में एक ट्रक हिंडन नदी में गिर गया। इस हादसे में 2 लोगों की मौत हो गई और गंभीर रूप से घायल हो गए। सर्कल ऑफिसर गजेंद्र सिंह ने बताया कि लुधियाना से मिट्टी लेकर आ रहा ट्रक असंतुलित होकर नदी में गिर गया। उन्होंने बताया कि सूचना मिलने पर पुलिस ने घटनास्थल पर पहुंचकर बचाव अभियान शुरू किया। दोनों घायलों को बचा लिया गया है और उन्हें इलाज के लिए अस्पताल ले जाया गया है। उन्होंने बताया कि दोनों मृतकों के शव बरामद कर लिए गए हैं और उन्हें पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया। आज थाना बुढ़ाना पुलिस को 3-3:30 बजे सूचना प्राप्त हुई कि कस्बा चौकी के पास जो हिंडन नदी है उस पर एक ट्रक गिर गया है। इस सूचना पर तुरंत पुलिस मौके पर पहुंची और पहुंचकर के जनता के सहयोग से उस ट्रक में जो व्यक्ति थे उनको 2 व्यक्तियों को सकुशल यहाँ निकाला गया है और 2 व्यक्ति की डूबने से मौत हुई है। ये मालूम चला है कि ये ट्रक लुधियाना पंजाब से मिट्टी लेके आ रहा था और ये भट्टे में यूज होती है। उसमें ट्रक मालिक और एक व्यापारी सकुशल बच गए हैं और जो चालक है और एक व्यापारी दोनों की पानी में डूबने से मृत्यु हो गई है और उनको शव का पंचनामा भरकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। यहाँ रुकते छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के उस पार बात करेंगे दिल्ली प्रदूषण का विरोध। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। पर्यावरणविद भावरीन कंधारी ने दिल्ली में प्रदूषण के मुद्दे को सदन में उठाने की मांग को लेकर संसद के पास सांस लेने का मेरा अधिकार विरोध प्रदर्शन का नेतृत्व किया। इस दौरान कंधारी ने कहा कि ये एक दरखास्त है, ये संसद में सांसदों को याद दिलाने के लिए कि शहर घुट रहा है, हर बच्चा घुट रहा है। हमने अभी एक सर्वेक्षण किया है जो कुछ माताओं ने मिलकर किया है, जिसमें दिखाया गया है कि केमिस्ट का हर तीसरा ग्राहक घुट रहा है। माता पिता अपने बच्चों के लिए केमिस्ट के यहाँ जा रहे हैं, नेबुलाइज़र ले रहे हैं और एंटीबायोटिक्स पर है। जो जीवन में हम उन्हें दे रहे हैं वो शायद ही कोई जीवन है, क्योंकि वह स्वच्छ हवा में रहने वाले बच्चों में तुलना 12 साल कम जिएंगे। निवेदन है कि हवा को साफ करें, नेक इरादे वाले फैसले लें, जो राजनीतिक इच्छा शक्ति दिखाएगा कि राजनेता हमारी परवाह नहीं करते।
it's a reminder for the MPs at the parliament that the city is choking. You know, our children are literally, every child practically, we've just had a survey that some of the mothers did together showing that every third customer at the chemist is a parent, you know, coming for a child. They're on nebulizers, they're on, various medications, antibiotics. You know, this is the life that we are giving them, hardly a life, because they'll be living even probably to 12 years lesser than children in, cleaner air. So it's a request, it's a reminder, it's a plead that please bring clean air into the conversations inside, act upon it, make decisions, well-intended decisions that will show the political will that the politicians care for us. After all, we've elected the MPs. We want them to speak about this. Because of the bad air. Do you feel that this whether choking you or something, you feeling any health issues? Not me really, but I do sometimes cough. I do cough sometimes, and some of my family, my father is also coughing a lot. ये मैंने ऑक्सीजन मास्क एंड ऑक्सीजन सिलेंडर, ये आर्टिफिशियल ऑक्सीजन सिलेंडर मैंने लगा रखा है। ये एक डेमोन्स्ट्रेशन है दिखाने के लिए, केवल एग्जांपल के तौर पे कि आने वाले टाइम में हम अपने बच्चों को क्या गिफ्ट करने वाले हैं। जो शुद्ध हवा हमें मिली, हमारे पेरेंट्स को मिली, हम सब ने देखा, क्या वही हम आने वाली जनरेशन को दे पाएंगे? और अगर हाँ तो कैसे? एक ऐसी इकॉनमी बना के क्या फ़ायदा जहाँ पर प्लैनेट जो है वो डेड पड़ा हो। अगर आप 1 मिनट के लिए अपनी सांस रोक कर गिन सके, देखिए कितने पैसे आप गिन सकते हैं। सो प्लीज़ रिक्वेस्ट है गवर्नमेंट से कि प्लीज़ सर इस पर एक्शन लीजिए। एंड ना केवल गवर्नमेंट, इनफैक्ट पब्लिक भी इसके लिए जिम्मेदार है। जितनी गवर्नमेंट जिम्मेदार है उतनी पब्लिक भी, हमें भी इनिशिएटिव लेना होगा अपने लेवल पे। जो एक्शन ले सकते हैं हमें लेना होगा। और अब बात करेंगे महाकुंभ की तैयारियां, प्रदूषण की चिंता। प्रयागराज महाकुंभ की तैयारियों के बीच गंगा नदी में बढ़ते प्रदूषण की चिंता बनी हुई है। दरअसल सीवरेज की वजह से पानी की गुणवत्ता खराब हो रही है। प्रयागराज शहर दुनिया के सबसे बड़े धार्मिक मेलों में शुमार महाकुंभ आयोजन करने जा रहा है। संगम नगरी में इसको लेकर तैयारियां जोर शोर से चल रही हैं। ये रिपोर्ट देखिए। उत्तर प्रदेश का प्रयागराज शहर दुनिया के सबसे बड़े धार्मिक मेलों में शुमार महाकुंभ का आयोजन करने जा रहा है। संगम नगरी में इसको लेकर तैयारियां जोर शोर से चल रही हैं। महाकुंभ में लाखों लोग पवित्र स्नान करने आते हैं, लेकिन प्रदूषण की वजह से गंगा नदी की सफाई को लेकर चिंताएं बढ़ गई हैं। एनजीटी ने हाल में पाया कि उत्तर प्रदेश में गंगा नदी में सीवेज की वजह से पानी की गुणवत्ता खराब हो रही है। एनजीटी के मुताबिक प्रयागराज जिले में सीवेज ट्रीटमेंट का एक बड़ा हिस्सा साफ नहीं हो पाता। हालांकि मेला अधिकारियों का कहना है कि वे इस मुद्दे को हल करने के लिए लगातार काम कर रहे हैं। अधिकारी बताते हैं कि सीवेज का पानी नदी में ना बहे, इसके लिए जरूरी कदम उठाए जाएंगे। माननीय नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल एनजीटी ने जो भी निर्देश आदेश हम लोगों को निर्गत किए हैं उसका अक्षर से अनुपालन कराने के लिए हम लोग प्रतिबद्ध हैं और उसको अनुपालन करा भी रहे हैं। कुल सर्वे के आधार पे जो सर्वे हुआ था गंगा प्रदूषण कंट्रोल यूनिट ने और नगर निगम द्वारा, कुल 81 नाले थे, जिसमें से हम लोग 37 से ऊपर के नाले ट्रैप किए जा चुके हैं और 23 नालों में भी हम लोग उसको टैपिंग का कार्रवाई चल रही है। हम लोग इंश्योर कर रहे हैं कि महाकुंभ में कोई भी अनटैप्ड वाटर गंगा जी में नहीं जाएगा। महाकुंभ हर 12 साल बाद लगता है। अगले साल ये प्रयागराज में 13 जनवरी से शुरू होगा और 26 फरवरी तक चलेगा। इस बार प्रयागराज में 40 करोड़ से ज्यादा संतों और श्रद्धालुओं के आने की उम्मीद है। तो फिलहाल इस कार्यक्रम में इतना ही। देखते रहिए न्यूज़ इंडिया। नमस्कार। आप देख रहे हैं के न्यूज़, खबरों का सारथी।